लास्ट टाइम पे हम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? लास्ट लेक्चर पे निगेशन भी सीख लिए थे ना, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट का। ठीक है। तो अब तक आपने देखा, ठीक है, रिकैप, मतलब यहाँ इम्प्लीकेशन आपको डिटेल में समझ में आ गया था। ठीक है। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स इसी को बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट भी। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स। अगर पी कोई स्टेटमेंट है, क्यू कोई स्टेटमेंट है, तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को ऐसे लिखते हो, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये सिंबल और इसको पढ़ते ही वो पूरे को रीड एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज इसके कन्वर्स, क्यू इंप्लाइज पी का कंजंक्शन होता है। दोनों को एंड से जोड़ने पे ये आपका आता है। ठीक है। दिस इज नथिंग बट, इन दोनों को एंड से जोड़ने पे ये आता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि ये कुछ नया नहीं है। ये जो भी लिखा गया है, पी इम्प्लाइज क्यू और इसका कन्वर्स इम्प्लीकेशन, क्यू इम्प्लाइज पी को जब एंड से जोड़ देते हो तो आपका पी इफ एंड ओनली क्यू हो जाता है। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल सेंस, कोई भी चीज पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल सेंस क्या निकल के आता है? तो प्रैक्टिकल सेंस ये निकल के आता है कि अगर दो स्टेटमेंट, अब पी और क्यू दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, दिखने में अलग अलग होंगे, लेकिन अगर इस सिंबल से जोड़ रहे हो, इफ एंड ओनली से जोड़ रहे हो, तो दोनों मैथमेटिक्स में सेम माने जाते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है। उसमें कुछ अंतर नहीं होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल करवाए थे, ए स्टूडेंट इज सिंसियर इफ एंड ओनली ही इज हम्बुल। कुछ भी रहा हो, मान लो यही रहा हो, ही इज हम्बुल। ए स्टूडेंट इज सिंसियर, ही इज हम्बुल। इसका मतलब पी की जगह आपका क्या है, ये। पी की जगह ये है ना, और क्यू की जगह क्या है, ये। पी क्यू पहचानने भी आना चाहिए, पी की जगह ये है, क्यू की जगह ये है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, सेम नहीं है। यहाँ सिंसियर है, वहां हम्बुल है। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, लेकिन जब इस सिंबल से जोड़ दिए, इसका मतलब स्टूडेंट का सिंसियर होना, ये बड़ा स्ट्रांग सिंबल है, जिसको बोलता हूँ मैथमेटिक्स की दुनिया में इसको बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति, अगर ऐसा थियरम या ऐसा रिजल्ट आप बना लिए, ठीक है, जैसे बीइंग ए रिसर्चर ऑफ मैथमेटिक्स, हम लोग रिसर्च भी करते हैं मैथमेटिक्स में। बीइंग ए रिसर्चर ऑफ मैथमेटिक्स, हम लोग एक ऐसा थियरम बनाने की कोशिश करते हैं जो इस टाइप का हो। अगर इस टाइप का थियरम बन जाता है या रिजल्ट बन जाता है, तो हम लोग समझते हैं वो एक बिग अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, बिग उपलब्धि है। ठीक है, बिग उपलब्धि है। जल्दी बनता नहीं है इफ एंड ओनली। एक साइड वाला तो बन जाता है, पी इम्प्लाइज क्यू वाला तो बन जाता है, लेकिन दोनों साइड से क्यू क्यू को भी इम्प्लाई कर दे और क्यू पी को इम्प्लाई कर दे, ऐसा रिजल्ट अगर कोई रिसर्चर बना लेता है, तो अपने दोस्तों को पार्टी देता है एक दिन, कि भैया आज मैंने ऐसा रिजल्ट बना लिया, चलो पार्टी देते हैं। ठीक है। तो जो जो भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जो भी मैथमेटिक्स की दुनिया में, पूरा इंटायर मैथमेटिक्स की दुनिया में जो भी पढ़ोगे, उसमें थियरम जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं, जिनको आप थियरम बोलते हो, वो दो टाइप के होते हैं। या तो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का होगा, या पी इफ एंड ओनली क्यू टाइप का होगा, और कोई तीसरा टाइप नहीं है। या तो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप का रिजल्ट होगा, थियरम होगा, या पी इफ एंड ओनली क्यू टाइप का। ऐसे रिजल्ट मैथमेटिक्स में 98% हैं। ठीक है, जिनकी संख्या, इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। और ऐसे रिजल्ट की संख्या मैथमेटिक्स में 2% है। इसलिए ऐसे रिजल्ट की
इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इम्पोर्टेंस ज्यादा है। अगर ऐसा रिजल्ट कोई बना लेता है ना, या हम जितने रिसर्च स्कॉलर दोस्त हैं, अगर कोई ऐसा रिजल्ट बना लेता है तो शेष रिसर्च स्कॉलर को पार्टी देता है कि आज मैंने ऐसा एक रिजल्ट बना लिया जो जो इसको भी इम्प्लाई कर दे रहा है और इसको भी इम्प्लाई कर दे रहा है। ऐसे रिजल्ट को बोलते हैं इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, या कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप जैसे ये स्टेटमेंट लिए थे, ए स्टूडेंट इज सिंसियर, ही इज हम्बुल, अगर इस सिंबल से अटैच कर दिए तो स्टूडेंट के सिंसियर और हम्बुल होने में कोई अंतर नहीं है। ये मतलब निकल के आता है प्रैक्टिकली, सिंसियर और हम्बुल में कोई अंतर नहीं है। अगर वो सिंसियर होगा तो पक्का हम्बुल होगा, अगर वो हम्बुल होगा तो सिंसियर होगा। दोनों बातें उस स्टूडेंट के लिए सेम है। मीन्स सिंसियर नहीं होगा तो हम्बुल नहीं होगा, ठीक है, हम्बुल नहीं होगा तो सिंसियर नहीं होगा, होगा तो दोनों साथ साथ होगा। तो बीइंग हम्बल और बीइंग सिंसियर, सिंसियर होना, हम्बल होना, इस स्टूडेंट के लिए सेम बात है, इस स्टूडेंट के लिए सेम बात है। तो एक लाइन नोट में लिखो, अब आगे अपना कैरी ऑन करो, यहां तक नोट लिखो कि अगर P इफ एंड ओनली इफ Q है, ठीक है, आपके पास दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट, या इसका मीनिंग जो निकालते हो, कुछ मीनिंग आपको पहले बताई जा चुकी है कि ये इसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट दोनों हो जाता है, ठीक है। आज एक मीनिंग बता रहा हूँ कि अगर P इफ एंड ओनली Q है, तो इसका मतलब ये होता है कि P और Q में मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन P एंड Q एट ऑल। एट ऑल मतलब अंग्रेजी का वर्ड है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है P और Q में, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ, इन द वर्ल्ड ऑफ, वर्ड शब्द वाला मत लिखना, दुनिया वाला, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बाहर जाके चाय वाले से मत कहने लगना, ये तो मार के भगा देगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं, ना तो ये सिंबल समझ में आएगा ना कुछ। मतलब जो मैथमेटिक्स में काम कर रहा है वो इस जो ही लिखोगे वो समझ जाएगा कि P और Q में कोई अंतर नहीं है, P और Q सेम है, दिखने में अलग अलग है, सेम है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर मैं और ये इफ एंड ओनली इफ हैं, तो मैं दिखने में कुछ अलग दिख रहा हूँ, ये दिखने में आयुष कुछ अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम दोनों जो कैरेक्टर रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे, वो सेम होगा। जैसे मैं मुस्कुराता हूं तो ये भी मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है, मैं खुश मिजाज आदमी हूं तो ये भी खुश मिजाज आदमी होंगे। दिखने में हम लोग अलग अलग होंगे, लेकिन जो कैरेक्टर होगा दोनों लोगों का वो सेम होगा। मैं तो वही हाल इसमें है, P और Q दिखने में अलग अलग होगा, लेकिन जब इस सिंबल से जोड़ देते हो तो P और Q में कोई अंतर नहीं रह जाता मैथमेटिक्स में। जैसे ही ए स्टूडेंट इज सिंसियर इफ एंड ओनली ही इज हम्बुल, अब सिंसियर और हम्बुल में कोई अंतर नहीं रह गया उस स्टूडेंट के लिए, सिंसियर और हम्बुल सेम बात हो गया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इफ एंड ओनली से जोड़ दे रहे हो। मीन्स अगर सिंसियर होगा तो हम्बुल होगा, सिंसियर नहीं होगा तो हम्बुल नहीं होगा, ठीक है। इसका फायदा क्या उठाते हो कि अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो कहीं P आया तो उसकी जगह Q लिख सकते हो, कहीं P आया तो उसकी, जब दो P और Q दोनों सेम हो गए, ठीक है, तो P आया तो उसकी जगह Q लिख सकते हो, कहीं Q आया तो उसकी जगह P लिख सकते हो। दैट इज दैट इज मतलब अर्थात इसका मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंस का मतलब क्या है, दैट इज वी कैन राइट, वी कैन राइट Q ऑन द प्लेस ऑफ, ऑन द प्लेस ऑफ P। अगर P आया कहीं पे तो उसकी जगह Q लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, P की जगह Q लिख सकते हो, Q की जगह P भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड वाई वी कैन राइट P ऑन द प्लेस ऑफ Q, तो उसको अब दोबारा लिख के वाइस वर्सा लिख दिया गया। तो ये बहुत पावरफुल सिंबल है P एंड ओनली Q, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, एक शब्द है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एक शब्द है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, भी सिलेबस पढ़ोगे तो इसमें दिखेगा आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एक शब्द है कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस।
आप घबराना मत कि कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, बस लिख दे रहा हूं मैं, आप समय के साथ जान जाओगे। तो आप देखोगे एक थ्योरम हमारे पास रहेगी, जब उस चैप्टर में सीक्वेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली कोसी सीक्वेंस, ये थियरम आएगी हमारे, जब आप सीक्वेंस के चैप्टर में पढ़ोगे एक थियरम आएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली कोसी सीक्वेंस। तो हमें नहीं पता है कन्वर्जेंट क्या होता है, कोसी क्या होता है, प्रूफ प्रूफ कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना तुरंत इस सिंबल से जोड़ने से ये तुरंत आइडिया लगा सकते हो कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंट और कोसी होने में कोई फर्क नहीं है। ये आइडिया तो निकाल सकते हो नहीं अभी अभी कि अगर इस सिंबल से जोड़ दीजिए कन्वर्जेंट और कोसी सेम हो गया, कन्वर्जेंट और कोसी सेम हो गया, कन्वर्जेंट है तो कोसी होगा और कन्वर्जेंट नहीं है तो कोसी भी नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो कोसी होगा, कन्वर्जेंट नहीं है तो कोसी नहीं होगा, कोसी है तो कन्वर्जेंट होगा, कोसी नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। मीन्स कन्वर्जेंट और कोसी सेम बात होती है सीक्वेंस के अंदर, कन्वर्जेंट और कोसी सीक्वेंस के अंदर सेम बात है। हमें नहीं पता व्हाट इज कन्वर्जेंट, कभी भी इसके दिमाग में मत सोचना कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कोसी का मतलब जो कुछ भी हो, लेकिन इस सिंबल से जोड़ दिए, इसका मतलब कन्वर्जेंट और कोसी में कोई अंतर नहीं होता है इन द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। कन्वर्जेंट और कोसी सेम बात है मैथमेटिक्स की दुनिया में, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, है तो अलग अलग, लेकिन सेम बात माने जाते हैं गणित में, ठीक है, सेम बात माने जाते हैं गणित में। जो कुछ भी इफ एंड ओनली से जुड़ गया वो सेम है, मीन्स यहाँ कन्वर्जेंट और कोसी होना सेम बात है, ठीक है, सेम बात है, सेम बात है। फायदा क्या उठाओगे, अगर कहीं कन्वर्जेंट है तो उसकी जगह कोसी लिख सकते हो, अगर कहीं कोसी है तो उसकी जगह कन्वर्जेंट लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या निकल के आता है। लॉजिक का मतलब केवल ट्रूथ टेबल नहीं होता है, यही तो आधी दुनिया समझ नहीं पा रही है, इसीलिए एनालिसिस की चौपट हो जा रहा है, ठीक है, एनालिसिस चौपट हो जा रहा है। एनालिसिस पढ़ाने वाला दुनिया में अब एक ही आदमी बचा ही है समझाने वाला, ठीक है। जैसे गीदड़ खत्म, क्या नाम उनको बोलते हैं, गिद्ध, हाँ वेरी गुड, तुम मेरे गांव से ही आते हो क्या, गिद्ध, गिद्ध दिखते हैं, वैसे एनालिसिस समझाने वाले, पढ़ाने वाले तो बहुत है, लिखवा के चले जाएंगे टीटी एफ एफ टीटी एफ एफ टीटी एफ एफ, वो तुम लोग रट के एग्जाम में समझना, जिसको मैं बोलता हूँ शंकर जी, यहाँ से देखना, यहाँ से मैं यकीन मानो मैं बंद करता हूँ तो यहाँ से वो दिखता है ऐसे, ठीक है, दिखता है। तो इंट्यूशन बिल्डअप करना, वो चीजें आपको जब शुरुआत की ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आगे सही में आपको चीजें दिखेंगी। तो अब ये सिंबल लिख देना और इसका ट्रूथ टेबल बना देना नॉट इक्विवेलेंस है, कि इसका ये सिंबल लिख देना, इसका ट्रूथ टेबल लिख देना, इसका निगेशन लिख देना, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर P और Q इस सिंबल से जोड़ दिए तो P और Q में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे कन्वर्जेंट और कोसी इस सिंबल से जुड़ते हैं, इसका मतलब कन्वर्जेंट और कोसी में कोई अंतर नहीं होता, कन्वर्जेंट और कोसी में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप इस सिंबल के बारे में भी जान गए, कोई बताइए सिंबल क्या है। यही गड़बड़ कर दे, मेरे विद्यार्थी ऐसे बोलते तो थोड़ा मेरा दिल दुखता है हल्का हल्का, ठीक है। फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच, गिवन एनी, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। ये देयर इज, फॉर सम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फिर एक सिंबल ये पढ़े एंड, फिर एक सिंबल ये पढ़े, ठीक है। अरे आराम से, मतलब इतना भी तेज मत चिल्लाओगे मुझे दौरा आ जाए, ठीक। मैं गया तो तुम्हारी एनालिसिस गई, ठीक है, तुम्हारी एनालिसिस गई, फिर वही ओडी ज्योमेट्री पढ़ के रह जाओगे, ठीक है, ओडी और ज्योमेट्री पढ़ के रह जाओगे, ठीक है, ठीक है। और ये सिंबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, और यही आपका रिलीजियस सिंबल, ठीक है, आर्यस। अब आर्यस सेंगर मत समझने लगे, किताब भी आती है आर्यस सेंगर की, रिलीजियस सिंबल। और ये मोक्ष, मैं इसको हमेशा ये नहीं, हम मोक्ष से याद करता हूँ इसको, रिलीजियस सिंबल से। ये जहां भी लिख जाए मत्था टेको इसके सामने, ठीक है, मंदिर के सामने भले मत टेको, लेकिन बीइंग ए मैथमेटिशियन इसके सामने जरूर टेको। इसका मैं मंदिर 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 तुमको बनाना है तो इसका बनाया करो, ठीक है, छोटा सा मंदिर बनाओ, ठीक है, और वो इसका बनाओ, इसका, ठीक है, इसका। जैसे वो तुम लोग, पता नहीं, मुझे तो ज्यादा माइथोलॉजी में पता नहीं है, भगवान में बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड, लेकिन ये है कि मतलब ठीक है, उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है कि
एक बार सुबह सुबह उठ के 1 मिनट भगवान को याद करता हूँ कि भगवान मेरे से आज कोई बुरा काम ना हो, ठीक है, मुझसे मेरे से आज कोई बुरा काम ना हो, जो भी हो अच्छा हो, ठीक है, इन पर्टिकुलर जो कुछ भी हो किसी के लिए अच्छा ही करूं, ठीक है, ठीक है। तो सारे सिंबल आपके पास आ गए, सबका डिस्कशन आप कर चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको समझना है, ठीक है, टाटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। टाटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन। अब एक चीज अभी लिखना, बस सिर्फ देखना है एक चीज, मैं ये लिख रहा हूँ, पी, ठीक है, इम्प्लाइज क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज आर, और फिर इनको एंड से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने, 3, पी क्यू आर। और इन पी क्यू आर को जोड़ रहे हो किनके किनके सहारे, एक तो इम्प्लीकेशन के सहारे जोड़ रहे हो, इम्प्लीकेशन के सहारे, फिर दोनों को एंड के सहारे, ठीक है। तो ऐसे जब दो या दो से ज्यादा, इसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्टिव्स, इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं, ये कनेक्टिव्स है, ये कनेक्ट जितना भी बनाए हो सब, ठीक है। यानी एंड, आर, और इसके बाद इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इफ एंड ओनली, और इसको क्या बोलते हो, निगेशन, इसको निगेशन, ठीक है, इसको निगेशन, फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट हटा देना, ठीक है, एंड, आर, ठीक है, इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन, इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंस बोलते हो, इक्विवेलेंस, और ये आपका निगेशन का सिंबल है, निगेशन, ऐसे तो निगेशन लिखते हो, ये सब ऐसे ये बना लेना अपने कॉपी में, ये सब मिलकर के कनेक्टिव्स कहलाते हैं, कनेक्टिव्स, सबको एक साथ लिखना, ये कनेक्टिव्स बोलते हैं, इन सबको आप कनेक्टिव्स बोलते हो। कनेक्टिव्स का मतलब दो चार सिंपल स्टेटमेंट होंगे होंगे इनसे जोड़ करके एक नया सिंबल बनाओगे, एक नया सिंबल, जैसे ये जो लिखे हो, पी और क्यू आर, 3 सिंपल स्टेटमेंट हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एक ही बात है, ठीक है। उसको एक बार पी और क्यू को इससे जोड़ दिए, ठीक है, इससे जोड़ दिए, क्यू और आर को इसी से जोड़ दिए, ठीक है, और फिर दोनों को एंड से जोड़ दिए, एंड से जोड़ दिए, ठीक है। तो जो नया आता है ना, नया, इस पूरे को इस पूरे को आप जब इकट्ठा देखते हो तो एक नया स्टेटमेंट आएगा ना, ठीक है, ये सब मिलकर के एक नया स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, इसी को बोला जाता है स्टेटमेंट फार्मूला, स्टेटमेंट स्टेटमेंट फार्मूला, स्टेटमेंट फार्मूला, स्टेटमेंट फार्मूला मतलब दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्टिव से जोड़ने पे जो बनता है वो स्टेट फार्मूला कहलाता है। तो डिफिनेशन लिखो स्टेटमेंट फार्मूला का, ठीक है। ए स्टेटमेंट फार्मूला इज ए स्टेटमेंट फार्मूला इज फार्म्ड, ठीक है, इज फार्म्ड, स्टेटमेंट फार्मूला बनाया जाता है, इज फार्म्ड, ठीक है, बाई, फार्म्ड बाई, मतलब स्टेटमेंट जो आप समझ लियो उसी को लैंग्वेज में लिखना है, ए स्टेटमेंट फार्मूला इज फार्म्ड बाई, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स जैसे पी और क्यू, पी क्यू आर, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, या कंपोनेंट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट या कंपोनेंट स्टेटमेंट,
ब्रैकेट में कंपोनेंट स्टेटमेंट भी लिख दो। इज फॉर्म्ड बाय सिंपल स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग, कनेक्ट करके, बाय कनेक्टिंग, कनेक्ट करके बनाया जाता है, यूजिंग कनेक्टिव्स, यूजिंग कनेक्टिव्स, यूजिंग कनेक्टिव्स, यानी कनेक्टिव्स को यूज करके कनेक्ट किया जाता है सिंपल स्टेटमेंट को, तो जो बन के आता है उसको क्या बोलते हो? स्टेटमेंट फार्मूला। तो पहले डिफिनीशन मत रटा करो, पहले आप देख लिए फिर वहां से डिफिनीशन बनाए, ठीक है, डिफिनीशन बनाए। तो दिस इज डिफिनीशन ऑफ स्टेट, इसको इन्वर्टेड कामा में कर दो। अच्छा, कनेक्टिव्स के बगल में आप लिख लो, पहले भी मैं कनेक्टिव्स लिखवा दिया हूँ, ठीक है, एक बार कनेक्टिव्स के बगल में लिख लो क्या होता है, ठीक है, वैसे पहले भी मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है। कनेक्टिव्स होते क्या क्या है? एंड होता है, आर होता है, ठीक है, निगेशन होता है, निगेशन भी कनेक्टिव है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट आपका होता है, और इफ एंड ओनली इफ, दीज आर द कनेक्टिव्स। ब्रैकेट में सारे कनेक्टिव्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट को इनसे जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट बना रहे हो, जैसा कि ऊपर बनाए हो, तो उसी को बोला जाता है स्टेटमेंट फार्मूला। स्टेटमेंट फार्मूला की डिफिनेशन सबको क्लियर हो गई ना? ठीक है, कि आपके पास सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे, उनको कनेक्टिव से जोड़ करके जो बनाते हो नया जो आता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट फार्मूला, ठीक है। आप टाटोलॉजी की डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन बस 60 में डी एफ एन लिखता हूँ, डिफिनेशन मतलब ये डिफिनेशन के लिए है, ठीक है, डिफिनेशन। ए टाटो टाटोलॉजी की डिफिनेशन, तो ए स्टेटमेंट फार्मूला, ए स्टेटमेंट फार्मूला, ए स्टेटमेंट फार्मूला, और स्टेटमेंट फार्मूला क्या होता है वो पहले मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ए स्टेटमेंट फार्मूला, ठीक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ए टाटोलॉजी, टाटोलॉजी, अब शर्त क्या होगी वो इफ के बाद लिखते हो, कोई भी डिफिनेशन लिखते हो तो शर्त इफ के बाद लिखते हो। स्टेटमेंट फार्मूला होने की शर्त क्या है? ये स्टेटमेंट फार्मूला, इस स्टेटमेंट फार्मूला के टाटोलॉजी होने की शर्त क्या हो? इफ व्हाट हैपेंस, तो इफ के बाद लिखोगे क्या शर्त है? कि इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू, किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो टी होगी या तो फॉल्स होगी, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू, किसके लिए लिख रहे हो? इट्स किसके लिए लिख रहे हो? स्टेटमेंट फार्मूला के लिए लिख रहे हो, स्टेटमेंट फार्मूला के लिए, ठीक है, इसके लिए इट्स लिख रहे हो। इफ इट्स ट्रूथ वैल्यू मीन्स स्टेटमेंट फार्मूला की ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज, हमेशा टी होना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए, टी के बगल में लिख देना ट्रू। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ऑलवेज टी, मतलब ट्रू होना चाहिए, irrespective ऑफ, irrespective ऑफ, irrespective ऑफ, irrespective of the truth values of its component statements, of the truth values, truth values of its component statements। इस डिफिनीशन को पढ़ो 30 सेकंड, और कोई मुझे समझाने की कोशिश करे कि क्या कह रहा है ये डिफिनीशन, ये डिफिनीशन क्या कह रहा है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव मतलब कुछ, इरिस्पेक्टिव मतलब जो इसके कंपोनेंट हैं उनका ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, उनका ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, जो स्टेटमेंट फार्मूला उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा टी होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब
कि कुछ भी कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू हो, वो टी हो, फॉल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जो स्टेटमेंट फार्मूला है वो टाटोलॉजी तब कहलाएगा कि उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा टी टी आए, उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो टी हो, चाहे एफ हो, चाहे एफ हो, चाहे टी हो, चाहे टी एफ, चाहे दोनों एफ, चाहे दोनों टी, कुछ भी हो, लेकिन स्टेटमेंट फार्मूला जो आए उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा टी होना चाहिए। ठीक है। अगर जिसको रिस्पेक्टिव से दिक्कत हो रहा है वो लिख सकते हैं व्हाट एवर द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, यानी ट्रुथ वैल्यू कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज कुछ भी हो, लेकिन स्टेटमेंट फार्मूला की ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, टी 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 ही आना चाहिए। अब आप उस स्टेटमेंट फार्मूला का क्या बोलोगे, टाटोलॉजी, क्लियर कट। तो डिफिनेशन आई थिंक आप लोग पकड़ लिए होगे, डिफिनेशन क्या कह रहा है। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कोई भी डिफिनेशन करो तुरंत एग्जाम्पल, ठीक है। सो दैट, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो दैट, सो दैट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी क्यू को एंड से जोड़े, फिर उसका निगेशन भी है, निगेशन भी, पी एंड क्यू का निगेशन, इफ एंड ओनली, फिर एक कनेक्टिव जोड़ रहे हो, इफ एंड ओनली, माइनस पी आर माइनस क्यू, ये पूरा आपका एक स्टेटमेंट फार्मूला है। एसएफ, एसएफ मतलब स्टेटमेंट फार्मूला, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट फार्मूला है एक, ठीक है। इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या क्या है, पी और क्यू, इधर वाले कुछ बोलते ही नहीं, तुम ही लोग बोलते हो। इसके कंपोनेंट फार्मूला क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है इसके, पी और क्यू, इन्हीं से तो मिलके बन रहा है। क्या क्या कनेक्टिव यूज कर रहे हो, एक बार पी और क्यू को एंड से जोड़ रहे हो तो एंड कनेक्टिव यूज कर रहे हो, फिर उनका निगेशन ले रहे हो तो वो भी कनेक्टिव दूसरा यूज कर रहे हो, फिर तीसरा इफ एंड ओनली यूज कर रहे हो, फिर चौथा आर यूज कर रहे हो, यानी चार कनेक्टिव्स यूज करके इन दो कंपोनेंट स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट फार्मूला बना रहे हो, स्टेटमेंट फार्मूला बना रहे हो। तो सो दैट दिस स्टेटमेंट फार्मूला इज ए टोटोलॉजी, इज ए टोटोलॉजी। सोल्यूशन, यूनिवर्सिटी वाले तैयार हैं, एक तो जरूर आता है टाटोलॉजी चेक करने के लिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाने वाला एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। और जितने फंडामेंटल ट्रुथ टेबल आपको बनाए गए हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, जैसे एंड का ट्रुथ टेबल सबको पता है, आर का ट्रुथ टेबल सबको पता है, इम्प्लीकेशन का ट्रुथ टेबल सबको पता है, इफ एंड वन लीव का ट्रुथ टेबल सब पता है, ये बेसिक ट्रुथ टेबल बोले जाते हैं। बाकी सब उन्हीं से बनाओगे, बाकी सब उन्हें, ये बेसिक ट्रुथ टेबल है। आप बताओ एंड वाला स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो। आर वाला ट्रुथ टेबल याद करो कब ट्रू होता है, जब एक भी ट्रू हो जाए, ठीक है। इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट फॉल्स होता है, आपकी क्वेश्चन बदल दिया, कब फॉल्स होता है, हाँ, जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, बाकी हर जगह ट्रू होता है। इफ एंड ओनली इफ वाला कब ट्रू होता है, जब दोनों सेम नेचर के हों, दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। ये तुरंत आपके बैकअप, तभी ये सब लिख पाओगे, नहीं तक को लिखो नहीं पाओगे एग्जाम में। वो चारों फंडामेंटल ट्रूथ टेबल्स हैं चारों, वो चारों का यूज करके ही कोई भी दिया जाएगा तो टाटोलॉजी प्रूव करोगे। तो राइट डाउन द गेम, राइट डाउन ट्रूथ टेबल। थोड़ा बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाना, इसमें कई चीज आने वाली हैं। एक तो देखो क्या क्या चीज आ रही है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रूथ टेबल बनाते समय पहले क्लियर हो जाए हमको ट्रूथ टेबल बनाते समय क्या क्या चाहिए। पी और क्यू कंपोनेंट स्टेटमेंट है,
तो पहले दो कॉलम में कंपोनेंट स्टेटमेंट आएंगे, पी और क्यू। कंपोनेंट स्टेटमेंट पहले दो कॉलम में आएंगे, ठीक है। बाकी फिर आपको माइनस पी भी चाहिए, माइनस क्यू भी चाहिए, फिर पी एंड क्यू भी चाहिए, फिर उसका निगेशन भी चाहिए, फिर माइनस पी आर माइनस क्यू भी चाहिए, फिर दोनों का इफ एंड ओनली। इसका मतलब ट्रुथ टेबल बड़ा बनेगा, ठीक है, ट्रुथ टेबल बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक काम करो कि जो इतना बड़ा है ना ये, उसको आप ए मान लिया, लेट ए इक्वल टू, जिसे आप बार बार ट्रुथ टेबल में उतना बड़ा लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ए इक्वल टू, मान लिया इसको ए, ठीक है, लेट ए इक्वल टू पी एंड क्यू का निगेशन, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ पी आर निगेशन ऑफ क्यू। इस पूरे को आप ए मान ले रहे हो, ठीक है, इस पूरे को ए मान ले रहे हो। ए क्या है, ये है, ठीक है, ए क्या ये है। अब ट्रुथ टेबल बनाते समय पहला कॉलम आपका कंपोनेंट स्टेटमेंट आएंगे पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, दूसरे कॉलम में क्यू आएगा, पहले में पी आया दूसरे में क्यू आया, ये कंपोनेंट स्टेटमेंट। अब इनके निगेशन भी चाहिए तो तुरंत उनको भी लिख लो, माइनस पी माइनस क्यू। बताओ क्या चाहिए, पी एंड क्यू, और फिर पी एंड क्यू का भी निगेशन चाहिए, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इसीलिए मैं कह रहा था जिनका पन्ना ऐसे छोटा पड़ रहा हो वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। थोड़ा समझदारी से काम करो, ये अपना आईक्यू बढ़ाओ। पहले एनालिसिस पढ़ने के लिए आईक्यू बहुत हाई होना चाहिए, 400 पार। मैं बार बार कहता हूँ, 100 200 के नीचे आईक्यू वाले एनालिसिस में स्ट्रगल करेंगे। अगर आपको एनालिसिस समझना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, तो आपका आईक्यू 400 के पार होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है, इंस्टाग्राम से दूर रहिए। अब कहोगे आप भी तो इंस्टाग्राम पे दीपावली वाला डाल दिए हो, ठीक है, ये भी कहोगे अपने डाल देते हो दीपावली वाला। मैं नहीं डाला हूँ, कोई दूसरा डाला है तो मैं ऐड टू स्टोरी किया हूँ, क्योंकि वो रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरी होता नहीं है कि सर से मेरी पहचान है, ये बताने के लिए लड़के ऐड टू स्टोरी भेजते हैं कि ऐड टू स्टोरी कर लीजिए। और मैं किसी लड़कों को निराश नहीं करता, आई एम मेड फॉर माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं बना हूँ अपने विद्यार्थियों के, किसी के लिए कुछ मना ही नहीं करता। जो भी मेरे पास भेजता है कि ऐड टू स्टोरी, मैं तुरंत क्लिक कर देता हूँ, नहीं सोचता हूँ मेरे पे क्या फर्क जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो जिसको मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो ऐड टू स्टोरी, ज्यादातर तो मैं अपनी स्टोरी कम लगाता हूँ। मेरा आपको इंस्टाग्राम आईडी पता है कि नहीं, मुझे ही नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है। स्काई करके कुछ है, स्काई @477 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो वो तुम पा जाओगे। पॉपुलर नेम स्काई सर्च करोगे आ जाएगा वो, ठीक है, सर्च करोगे वो आ जाएगा। तो नॉट सूर्य कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, ठीक है, सर्वेश कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव नहीं, ठीक है। इनिशियल्स हमारे उसके सेम है, ठीक है। तो वो सूर्या वहां का है, मैं यहाँ का सर्वेश हूँ। देर इज टू देर इज टू देर आर टू स्काई इन इंडिया। एक वहां पे है इंडियन क्रिकेट टीम में, जो देखो इसमें T20 में तालका मचाया हुआ है, और एक एनालिसिस में यहाँ तालका मचाया हुआ है, ठीक है। 360 डिग्री पे एनालिसिस पे मैं खेलता हूँ। पर यकीन मानो ये आपको, ये अभी अभी गए होंगे लड़के जो उससे पूछना, अभी 50 में 48 नंबर पाया, एक लड़का दाढ़ी रखा था हल्का हल्का, अभी गया होगा, ठीक है, उसका नाम भूल जाता हूँ। उससे पूछना, वो दुनिया भर के पहले, वो मेरे पहली बार वो मेरी कोचिंग में नहीं आया था। वो दुनिया यहाँ की जितनी कोचिंग थी सब में जब ट्राई व्राई कर लिया, फिर वो लेट आया। मैं लगभग लगभग लॉजिक पढ़ा चुका था, और शायद मैं इक्विवेलेंस ही पढ़ा रहा था, यही मोक्ष वाली बात कर रहा था। उसी दिन उसको समझ में आ गया मैं गलत जगह भटक रहा था, ठीक है। बाकी सब टीटी टीटी कर रहे हैं, ठीक है। और ये आदमी अभी 10वें दिन भी लॉजिक पढ़ा रहा है, ठीक है, 10वें दिन भी लॉजिक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो समझ गया, फिर वो कहीं सब जाना होना बंद कर दिया, ठीक है। तो उसका उसको फायदा भी मिला एग्जाम में। उसके 150 में, ठीक है, 150 में 138 नंबर हैं, ठीक है, तुम सोच लो, 138 नंबर मैथमेटिक्स में 150 में। ये लोग जानते हो कितना हाई मार्क माना जाता है अगर 150 में 138 नंबर पा रहे हो। परसेंटेज निकाल के देख लो, ठीक है, मतलब सिर्फ 12 नंबर उससे कम है टोटल से, 12 नंबर, ठीक है। और नॉर्मल स्टूडेंट के मतलब 53 पाना भी एक बार सोचना पड़ता है, ठीक है, 53 पाना भी सोचना पड़ता है। वो 10वीं क्लास मतलब 7वीं 8वीं क्लास में आया था, फिर इतना परिमार्जन किया, क्योंकि एक बार उसको समझ में आ गया कि मैं सही आदमी से मिल गया। हाँ, लेकिन उसके बाद से वो हमेशा लगातार मेरे कांटेक्ट पे बना रहा है, इन द यूनिवर्सिटी, ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहां भी मुझे मिलता था वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता, सर ये बताइए कैसे हुआ, ये बताइए कैसे हुआ, इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। तो हमेशा बनता रहा। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अब तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दिया हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया हूँ। तब तो
इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा ना कि मतलब विराट कोहली के लेवल पे एनालिसिस चलती है मेरी, ठीक है, विराट कोहली के लेवल पे। स्काई इसलिए नहीं कहता, तुम लोग सोचोगे स्काई को प्रमोट कर रहा है। आधे इसमें विराट कोहली के फैन हो गए, ठीक है। नई जनरेशन वाले विराट, मैं एक बार थर्ड ईयर में पढ़ा रहा था, तो मैं रोहित शर्मा को बोल दिया, रोहित शर्मा इज मच टैलेंट, मोर टैलेंटेड देन विराट कोहली। अचानक सब गुस्सा आ गया मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसे आप कह दिए उसका 50 शतक, उसका ये शतक, उसका वो शतक। मैं बोला आंकड़े मत देखो, ठीक है, आंकड़े मत देखो, ठीक है। जैसे आइंस्टीन गॉड गिफ्टेड था, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर उनके नहीं है, एक ही दो रिसर्चेज हैं आइंस्टीन के। बहुत लोग फिजिक्स में 500-500 रिसर्च पेपर किए हैं, लेकिन आइंस्टीन दोबारा फिर नहीं पैदा होगा भारत में, ठीक, भारत क्या पूरे विश्व में नहीं पैदा होगा आइंस्टीन दोबारा, ठीक है। लेकिन दुइये रिसर्च किए हैं, ठीक है, आइंस्टीन। एक रिलेटिविटी थ्योरी जो आपको पढ़ाते होंगे आयुष सर, ठीक है, और एक क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके लिए उनको नोबेल मिला था। दो ही उनके रिसर्च हैं, लेकिन उनसे बड़ा फिजिसिस्ट आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ देर आर, अभी नए नए जो रिसर्चर हैं उनके 5-5 से पेपर है, कोई जानता भी नहीं है। तो दुई कौड़ी का पेपर होगा तो कौन जानेगा, ठीक है, दुई कौड़ी का पेपर होगा तो कौन जानेगा। तो वही मैं कहता हूँ ना कि एक गॉड गिफ्टेड आदमी होता है। रोहित शर्मा ठीक है, वो रन नहीं बना पाता विराट कोहली की तरह, लेकिन यह है कि जब पुल शॉट मारता है तो दिल खुश हो जाता है कि नहीं तुम लोगों का। जब वो पुल शॉट मारता है तो यकीन मानो खेलते हुए कितना लगता है खिलवाड़ कर रहा है बॉलरों के साथ। नहीं चला तो नहीं चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं, चल गया तो फिर तुम सोच लो, ठीक है। मैं स्काई को भी उतना हाई रेट नहीं करता हूँ, मेरा तो मतलब मैं जब इस 2013 के बाद रोहित शर्मा, ठीक है। पहले मैं एम एस धोनी का फैन था, ठीक है, एम एस धोनी, और आदमी, आदमी तो मतलब इससे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं, ठीक है, इस अर्थ पे। वेरी डाउन टू अर्थ आदमी, दाल चावल खाता है ये, ठीक है, करोड़पति आदमी, दाल चावल इसका प्रिय भोजन है, ठीक है, दाल चावल प्रिय भोजन है। और लोग जिम करते हैं, लोग फिटनेस पे काम करते हैं, बिना फिटनेस के 50 ओवर का मैच भी खेलता है और टेस्ट भी खेलता है, ठीक है, बिना फिटनेस का, ठीक है। इस वजह से बोलता है, एक होता है गॉड गिफ्टेड टैलेंट, और एक होता है कोई हार्ड वर्क से अपने आप को टैलेंटेड बनाए। उस लहजे में मैं बोला था, लड़के गुस्सा गए मेरे ऊपर, ठीक है। मैं कभी नहीं कहा था विराट कोहली खराब प्लेयर, विराट कोहली का डेडिकेशन और पैशन सीखने लायक है, डेडिकेशन और पैशन सीखने लायक है, लेकिन वो मेहनत से अपने आप को विराट कोहली बनाया है। रोहित शर्मा सो जाता, अंगूठी भूल जाता अपनी पत्नी की, कहाँ भूले अंगूठी, टास्क के समय टास्क ही भूल जाता है, हमें हेड लेना, बैटिंग लेना था, बॉलिंग लेना था, कितना कैजुअल रहता है, ठीक है। तो एफर्टलेस वो खेलता है, एफर्टलेस। अभी उसी तरह का एक प्लेयर नया नया इंडियन क्रिकेट टीम में आ रहा है, संजू सैमसन, ठीक है, जो जब मारता है तो भाई 6-6 5-5 छक्के वो ही मारता है, ठीक है, ठीक है। और ये लोग कभी अपने लिए नहीं खेलते हैं, अगर अपने लिए रोहित शर्मा खेलता है, टुकुर टुकुर करता है ना, तो ये भी बना दिया होता शतक, ठीक है। तो मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं हूँ, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा, मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। जिसका जो अच्छा है उससे उसकी अच्छाई ले लो। जैसे मेरे अंदर तमाम बुराई है, अच्छाई बड़ी कम है, मैं खुलेआम कहता हूँ, अच्छाई बड़ी कम है। अच्छाई ये है कि मैं अच्छा मैथमेटिशियन हूँ, उतना भर सीखो। मैं कंपनी गार्डन में घूम रहा हूँ, ये नहीं सीखना है, ठीक है, ये नहीं सीखना है, ठीक है। मैं दीपोत्सव में जा रहा हूँ, ये नहीं सीखना है आपको मुझसे, ठीक है, मुझसे सिर्फ मैथमेटिक्स सीखो ओनली। तो जो मेरी अच्छाई है वो सीखो, ठीक है। तो ठीक है, और क्या फिर जरूरत पड़ रही है इसमें, आप ही बताए, माइनस पी एंड क्यू हो गया, ठीक है। तो पी क्यू माइनस क्यू, पी एंड क्यू, फिर उसका निगेशन, अब बचा क्या, माइनस पी आर माइनस क्यू। तो माइनस पी आर माइनस क्यू, ठीक है। अब फिर दोनों का इफ एंड ओनली, दोनों का इफ एंड ओनली, इन दोनों का इफ एंड ओनली से जोड़ोगे, ये वाला यही तो है आपका, ये, और ये वाला आपका ये है। इन दोनों को इफ एंड ओनली से जोड़ोगे, उसी को ए माने हो तो लास्ट कॉलम में ए लिख देना, ए। अब टेबल को थोड़ा बना लो। दिस इज ए लेबर वर्क, मैं मैथमेटिक्स बोलता हूँ, ये लेबर वर्क है, ये लेबर का काम है, मैथमेटिशियन का नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए करवाना पड़ता है, ठीक है।
इसको इंचपट्री से बहुत लड़के एग्जाम में बनाते हैं। अरे भैया इंचपट्री से मत बनाना, रफ फिगर बनाने ला जल्दी जल्दी चार्टी कॉलम हो। आधे लड़के 1 घंटा में ट्रुथ टेबल बनाते हैं, 3 घंटे पे 1 घंटा ट्रुथ टेबल बनाते। पहले मैं एग्जाम ड्यूटी करता था, एक लड़का सजा रहा उसी को, ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन। हम कहा बेटा तुम तो एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर पाओगे, तब तक एग्जाम सब खत्म हो जाएगा। और आधे को तो मैं देखता हूँ कापी जब पाते हैं तो हर पन्ने में सलाका खींचते हैं लाइन, ठीक है। लाइन में नहीं खींचना है, कुछ भी नहीं, लिखना चालू करो। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखो। आधे लोग उसको लाइन खींचते हैं ऐसे इंच पटरी से तो लाइन खींचते हैं। क्या करोगे लाइन खींच, लाइन कोई देखता ही नहीं है। काफी चेकर जो होते हैं वो लाइन देखते ही नहीं है, उनको लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, उनको प्लेन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो क्या करोगे, ठीक है, तो लाइन लाइन देखते ही नहीं, ठीक है, लाइन देखते। और तुम तो सोच रहे हो मैं खूब सजा हो जाके आया हूँ, ठीक है। और आधे लोग क्या होते हैं उसी में ग्रीन ग्रीन कलम भी यूज करते हैं, ग्रीन से अंडरलाइन करना, ये करना। यकीन मानो कुछ दिन मैं भी काफी चेक किया हूँ जब यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं। आप ग्रीन से अंडरलाइन कर रहे हो कि लाइन खींच रहे हो कि क्या खींच रहे हो, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये यहाँ आपका आया कि नहीं, टीटी नहीं आया, बस कहानी खत्म। इतना फुर्सत कहाँ है, 1,000 कॉपी चेक करना होगा, बेहोश हो जाओगे सब बैठ के। तुम लाइन गिनोगे अगर, ठीक है, ठीक है, लाइन गिनोगे, ठीक है। तो टी टी यही तो आपका पसंदीदा है, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ठीक है। ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाल लिए, अब इसके सहारे सबकी ट्रूथ वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तो निगेशन पी, मतलब पी वाले कॉलम को देखो, पी वाले कॉलम को देखो, जहां टी है वहां एफ कर देना। निगेशन में क्या होता है, अपोजिट नेचर हो जाता है। तो यहाँ एफ हो गया, ठीक है, यहाँ एफ हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ टी हो गया। माइनस क्यू लिखना है, निगेशन क्यू, तो क्यू वाले कॉलम में देखो, इसका अपोजिट लिखो, यहाँ एफ हो गया, यहाँ टी हो गया, ये टी है तो एफ हो गया, ये एफ है तो टी है। आराम से बनाना चाहिए, ठीक है। पी एंड क्यू, मतलब इन दोनों कॉलम को देखो और एंड से जोड़े गए हैं। और एंड वाला आप ही बताए थे एक ही केस में ट्रू होता है, जब दोनों टी हो। तो दोनों टी कहाँ है, यहीं पे तो है, बाकी कहीं जगह दोनों टी हैं, तो ये यही टी होगा, बाकी सब एफ एफ होगा, ठीक है, बाकी सब एफ एफ होगा। स्मार्टली बनाया करो। फिर पी एंड क्यू का निगेशन, मतलब इसका निगेशन, तो इसका अपोजिट नेचर यहाँ लिख दो, ठीक है। इसका निगेशन मतलब इस कॉलम में देखना, केवल इस कॉलम में, इस कॉलम में देखना। तो एफ टी पी टी, ये आया ना इसका निगेशन। अब माइनस पी आर माइनस क्यू है, तो इस कॉलम को मार्क करो, ठीक है। आप घटते समय अपने कॉलम को ऐसे देखा करो, माइनस पी आर माइनस क्यू लिखना है, तो आप इसमें देखोगे और इसमें देखोगे। और आपको पता है आर वाला स्टेटमेंट फॉल्स एक ही केस में होता है, जब दोनों फॉल्स हों। एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा। तो देखो कहाँ दोनों जगह फॉल्स है, पहले वाले में, तो पहले वाले केस में आपका फॉल्स हो गया। बाकी दोनों जगह आपका क्या है, दोनों जगह एफ नहीं है। यहाँ टी एक जगह टी आ गया, यहाँ दोनों जगह टी आ गया, ठीक है, तो बाकी जगह ये आपका ट्रू होगा। आर वाला स्टेटमेंट केवल एक ही केस में फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हों, ठीक है, तो ये हो गया। अब ए क्या है, दोनों का इफ एंड वन लीफ है। ए क्या है, दोनों का इफ एंड वन लीफ। और इफ एंड वन लीफ में ट्रू कब होता है, जब दोनों सेम नेचर का। तो देखो दोनों सेम नेचर के हैं, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, तो टी, ये भी टी है, ये भी टी, सेम नेचर तो टी, तो ये भी सेम नेचर तो टी, ये भी सेम नेचर तो टी, टी सब टी आ गया ना ए में। दिस प्रूव्स दैट, ये ट्रुथ टेबल प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट, दिस प्रूव्स दैट कि जो आपका ए है, ए वो टाटोलॉजी है। टाटोलॉजी की तो डिफिनेशन कहती है कि इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कुछ भी हो, इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कुछ भी हो, इसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, टी 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 टी, जो कि हो रहा है, ठीक है। तो ए इज टाटोलॉजी, ए इज ए टाटोलॉजी। और ए है क्या, यही तो ए है, ठीक है। और उस अब ए मत लिखना, इसको पूरा लिख देना, दिस प्रूव्स दैट ए, और ए आपका ये है, तो माइनस पी एंड क्यू, यानी निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इफ एंड ओनली इफ, निगेशन पी आर निगेशन क्यू इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी, इज ए टाटोलॉजी। 5 नंबर का एक सवाल ऐसा आता है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ तुम लोग नहीं, सेकंड ईयर वाले थोड़ा होशियार है, यहाँ तुम लोग देखा करो, ये जब तक चल रहा है तब तक जिंदा है, ठीक है, ये जब तक चल रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ना कि मतलब हमारे लिए वैसे ये जात, मैं बड़ी अच्छी चीज समझाता हूँ, जब ज्योमेट्री पढ़ाता था पहले, ठीक है, ज्योमेट्री भी पढ़ाया हूँ, अगर ये हमारे लिए अच्छा कर्म माना जाता है। लेकिन अगर आप कार्डियो विभाग में गया और ऐसा लकीर बना आपका, तो आप गए, ठीक है। इस अगर ईसीजी में ऐसी बन के आया, तो आप गए। तो कार्डियो में ये गए, ज्योमेट्री में ये बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्डियो डिपार्टमेंट में आपके घर पे सूचना जाएगी कि आपका प्यारा लड़का गया, ठीक है, ठीक। कार्डियो वालों को ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये अच्छा लगता है, जब तक ये चलता रहता है तब तक सही है, ठीक है, कार्डियो वालों के ये। लेकिन ज्योमेट्री वालों के लिए ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्मूथनेस नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्मूथ है, नॉन स्मूथ है यहाँ पे, ठीक है, बेंडिंग है, ठीक है। ये प्रॉपर वे में ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है, ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो ठीक है, कार्डियो विभाग में ये ज्यादा सही माना जाता है, गणित में नहीं, ठीक है, एनालिसिस में नहीं। वहां पर गणित में ये अच्छा माना जाता है, कार्डियो में ऐसा बना है तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आधे लोग सोच रहे हैं कि गूगल करने लगे कार्डियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। कार्डियो मतलब हृदय विभाग, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पी इफ एंड ओनली क्यू का निगेशन, ऐसे इसको बड़े ब्रैकेट में बना लेना, एक ये दिया गया है पी इफ एंड ओनली क्यू का निगेशन, ठीक है। फिर इफ एंड ओनली पी एंड माइनस क्यू, ठीक है, पी एंड माइनस क्यू, फिर आर, ठीक है, माइनस पी एंड क्यू। इतना बड़ा स्टेटमेंट फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में लिख देना, सो दैट दिस स्टेटमेंट फार्मूला इज ए टोटोलॉजी। आप लोग जल्दी बनाइए, 5 मिनट में मुझे सोल्यूशन चाहिए, उससे ज्यादा लगा तो आपका एक्सपायरी टाइम हो गया, हर सवाल का एक्सपायरी टाइम होता है। टोटोलॉजी विद इन 5 मिनट मुझे चाहिए, 2 मिनट में कर लिए तो और अच्छा है, 1 मिनट में कर लिए तो और अच्छा है। और मैथमेटिक्स में राइटिंग महत्व नहीं रखती, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स में कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग उसमें राइटिंग पे बड़ा फोकस करते हैं, ठीक है।